किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी। अब और कहने की ज़रूरत नहीं। ये दुनिया भी अजीबो गरीब है, खासकर आज का ज़माना। कानून को जिस तरह फरेब दिया जाता है, इसके मुतल्लिक शायद आपको ज़्यादा इल्म ना हो। आजकल कानून एक बेमानी चीज़ बनकर रह गया है। उधर कोई नया कानून बनता है, इधर यार लोग उसका तोड़ सोच लेते हैं। इसके अलावा अपने बचाव की कई सूरतें पैदा कर लेते हैं। किसी अखबार पर आफत आनी हो तो आया करे, उसका मालिक महफूज व मामून रहेगा, इसलिए कि प्रिंट लाइन में किसी कसाई या धोबी का नाम बहैसियत प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर के दर्ज होगा। अगर अखबार में कोई ऐसी तहरीर छप गई जिस पर गवर्नमेंट को एतराज़ हो, तो असल मालिक के बजाय वो धोबी या कसाई गिरफ्त में आ जाएगा। उसको जुर्माना होगा या कैद। जुर्माना तो जाहिर है अखबार का मालिक अदा कर देगा, मगर कैद वो अदा नहीं कर सकता। लेकिन इन दो पार्टियों के दरमियान इस किस्म का मुआहिदा होता है कि अगर कैद हुई तो वो उसके घर इतने रुपए माहवार पहुंचा दिया करेगा। ऐसे मुआहिदे में खिलाफ वर्जी बहुत कम होती है। जो लोग नाजायज़ तौर पर शराब बेचते हैं, उनके पास 2-3 आदमी ऐसे ज़रूर मौजूद होते हैं जिनका सिर्फ ये काम है कि अगर पुलिस छापा मारे तो वो गिरफ्तार हो जाएं और चंद माह की कैद काट कर वापस आ जाएं। इसका मुआवजा उनको माकूल मिल जाता है। छापा मारने वाले भी पहले ही से मुत्तला कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, तुम अपना इंतज़ाम कर लो। चुनाचे फौरन इंतज़ाम कर लिया जाता है, यानी मालिक गायब गुल्ला हो जाता है और वो किराए के आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। और ये भी एक किस्म की मुलाजमत है। लेकिन दुनिया में कितनी मुलाजमतें हैं, कुछ इसी किस्म की होती हैं। मैं जब अमीन पहलवान से मिला तो वो 3 महीने की कैद काट कर वापस आया था। मैंने उससे पूछा, अमीन, इस दफ़ा कैसे जेल में गए? अमीन मुस्कुराया, अपने कारोबार के सिलसिले में। क्या कारोबार था? जो रहा वो है। भाई बताओ तो। बताने की क्या ज़रूरत है, आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर खामखा मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने थोड़े से तवक्कुफ के बाद इससे कहा, अमीन, तुम्हें आए दिन जेल में जाना क्या पसंद है? अमीन पहलवान मुस्कुराया, जनाब, पसंद और नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग मुझे पहलवान कहते हैं, हालांकि मैंने आज तक अखाड़े की शक्ल नहीं देखी। अनपढ़ हूँ, कोई और हुनर भी मुझे नहीं आता, बस जेल जाना आता है। वहाँ मैं खुश रहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। आप हर रोज़ दफ्तर जाते हैं, क्या वो जेल नहीं? मैं लाजवाब हो गया। तुम ठीक कहते हो अमीन, लेकिन दफ्तर जाने वालों का मामला दूसरा है। लोग उन्हें बुरी निगाहों से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? जिला कचहरी के जितने मुंशी और क्लर्क हैं, उन्हें कौन अच्छी नज़र से देखते हैं? रिश्वतें लेते हैं, झूठ बोलते हैं और पिल्ले मर्जे के मक्कार होते हैं। मुझ में ऐसा कोई ऐब नहीं है। मैं अपनी रोजी बड़ी ईमानदारी से कमाता हूँ। मैंने इससे पूछा, किस तरह? उसने जवाब दिया, इस तरह कि अगर किसी का काम करता हूँ और कैद काटता हूँ जेल में, मेहनत मशक्क़त करता हूँ, और बाद में उस शख्स ने जिसकी खातिर मैंने सज़ा भुगती थी मुझे 300-200 रुपये मिलता है, तो ये मेरा मुआवजा है। इस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? मैं रिश्वत तो नहीं लेता, हलाल की कमाई खाता हूँ। लोग मुझे गुंडा समझते हैं, बड़ा खतरनाक गुंडा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरी लाइन बिल्कुल अलग है। उसकी लाइन वाकई दूसरों से अलग थी। मुझे हैरत थी कि 3-4 मर्तबा कैद काटने के बावजूद उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। वो बड़ा संजीदा मगर गंवार किस्म का आदमी था, जिसको किसी की परवाह नहीं थी। कैद काटने के बाद जब भी आता तो इसका वज़न कम अज़ कम 10 पाउंड ज़्यादा होता।
ایک دن میں نے اس سے پوچھا، امین، کیا وہاں کا کھانا تمہیں راس آتا ہے؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، کھانا کیسا بھی ہو اس کو راس کرنا آدمی کا اپنا کام ہے۔ مجھے دال سے نفرت تھی، لیکن پہلی مرتبہ جب مجھے وہاں کنکڑوں بھری دال دی گئی اور ریت ملی روٹی، تو میں نے کہا، امین یار، یہ سب سے اچھا کھانا ہے، کھا، ڈنر پیل اور خدا کا شکر بجا لا۔ چنانچہ میں ایک دو روز ہی میں عادی ہو گیا، مشقت کرتا، کھانا کھاتا اور یوں محسوس کرتا جیسے میں نے گنجے کے ہوٹل سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، تم نے کبھی کسی عورت سے محبت کی ہے؟ اس نے اپنے دونوں کان پکڑے، خدا بچائے اس محبت سے، مجھے صرف اپنی ماں سے محبت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ جی ہاں، خدا کے فضل و کرم سے بہت بوڑھی ہے، لیکن آپ کی دعا سے اس کا سایہ میرے سر پر دیر تک قائم رہے گا، اور وہ تو ہر وقت میرے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ خدا مجھے نیکی کی ہدایت کرے۔ میں نے اس سے کہا، خدا تمہاری ماں کو سلامت رکھے، پر میں نے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں کسی عورت سے محبت ہوئی یا نہیں؟ دیکھو، جھوٹ نہیں بولنا۔ امین پہلوان نے بڑے تیز لہجے میں کہا، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے کسی عورت سے محبت نہیں کی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے اس سے دلچسپی ہی نہیں۔ میں خاموش ہو رہا۔ تیسرے روز اس کی ماں پر فالج گرا اور وہ راہی ملک عدم ہوئی۔ امین پہلوان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ وہ سوگوار، مغموم اور دل شکستہ بیٹھا تھا کہ شہر کے ایک رئیس کی طرف سے اسے بلاوا آیا۔ وہ اپنی عزیز ماں کی میت چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیوں میاں صاحب، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میاں صاحب نے کہا، تمہیں کیوں بلایا جاتا ہے؟ ایک خاص کام ہے۔ امین نے، جس کے دل و دماغ میں اپنی ماں کا کفن دفن تیر رہا تھا، پوچھا، حضور، یہ خاص کام کیا ہے؟ میاں صاحب نے سگریٹ سلکایا۔ بلیک مارکیٹ کا قصہ ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج میرے گودام پر چھاپا مارا جائے گا، سو میں نے سوچا کہ امین پہلوان بہترین آدمی ہے جو اسے نمٹا سکتا ہے۔ امین نے بڑے مغموم اور زخمی انداز میں کہا، آپ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بھائی، خدمت ودمت کی بات تم مت کرو، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جب چھاپا پڑے تو گودام کے مالک تم ہوں گے، گرفتار ہو جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ جرمانہ 5,000 روپیہ ہوگا اور 1-2 برس کی قید۔ مجھے کیا ملے گا؟ جب وہاں سے رہا ہو کر آؤ گے تو معاملہ طے کر لیا جائے گا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا، حضور، بہت دور کی بات ہے، جرمانہ تو آپ ادا کر دیں گے، لیکن قید تو مجھے کاٹنی پڑے گی، آپ باقاعدہ سودا کریں۔ میاں صاحب مسکرائے، تم سے آج تک میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے تم سے کام لیا اور تم کو 3 مہینے کی قید ہوئی، تو کیا میں نے جیل خانے میں ہر قسم کی سہولت برم نہ پہنچائی؟ تم نے باہر آ کر مجھ سے کہا کہ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، اگر تم کچھ عرصے کے لیے جیل چلے گئے تو وہاں تمہیں ہر آسائش ہوگی۔ امین نے کہا، جی یہ سب درست ہے، لیکن کیا؟ امین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میاں صاحب، میری ماں مر گئی ہے۔ کب؟ آج۔ میاں صاحب نے افسوس کا اظہار کیا۔ کفنا دفنا دیا ہوگا۔ امین کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میاں صاحب، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، میرے پاس تو افیم کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے چند لمحات حالات پر غور کیا اور امین سے کہا، تو ایسا کرو، میرا مطلب ہے کہ تجہیز و تکفین کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں، تمہیں کسی قسم کا تردد نہیں کرنا چاہیے، تم گودام پر جاؤ اور اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ امین نے اپنی میلی قمیض کی آستین سے آنسو پونچھے، لیکن میاں صاحب، میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا بھی نہ دوں؟ میاں صاحب نے فلسفیانہ انداز میں کہا، یہ سب رسمی چیزیں ہیں،
मरहूमा को दफनाना है, सो ये काम बड़ी अच्छी तरह से हो जाएगा। तुम्हें जनाजे के साथ जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे साथ जाने से मरहूमा को क्या राहत पहुंचेगी? वो तो बेचारी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। उसके जनाजे के साथ कोई भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है? असल में तुम लोग जाहिल हो। मैं अगर मर जाऊं तो मुझे क्या मालूम है कि मेरे जनाजे में किस किस अजीज और दोस्त ने शिरकत की थी। मुझे अगर जला भी दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी लाश को चीलों और गिद्धों के हवाले कर दिया जाए तो मुझे उसकी क्या खबर होगी? तुम ज़्यादा जज्बाती ना हो। दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपनी ज़ात के मुत्तलिक सोचा जाए। मैं पूछता हूँ, तुम्हारी कमाई के ज़राए क्या हैं? अमीन सोचने लगा। चंद लम्हात अपनी बिसात के मुताबिक गौर करने के बाद उसने जवाब दिया, हुजूर, मेरी कमाई के ज़रिए आपको मालूम है, मुझसे क्यों पूछते हैं? मैंने इसलिए पूछा था कि तुम्हें मेरा काम करने में क्या हियल ओ हुज्जत है। मैं तुम्हारी माँ की तजहीज़ ओ तकफीन का अभी बंदोबस्त किए देता हूँ, और जब तुम जेल से वापस आओगे तो। अमीन पहलवान ने बड़े बैंडे अंदाज में पूछा, तो आप मेरा भी बंदोबस्त कर देंगे? मियाँ साहब बौखला गए। तुम कैसी बात करते हो अमीन पहलवान? अमीन पहलवान ने जरा दुरुस्त लहजे में कहा। अमीन पहलवान की ऐसी की तैसी। आप ये बताइए कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे? मैं 1,000 से कम नहीं लूँगा। 1,000 तो बहुत ज़्यादा हैं, अमीन ने कहा। ज़्यादा हैं या कम मैं कुछ नहीं जानता। मैं जब कैद काट कर आऊँगा तो अपनी माँ की कब्र पुख्ता बनवाऊँगा, संगे मरमर की। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मियाँ साहब ने उससे कहा, अच्छा भाई, 1,000 ही ले लेना। अमीन ने मियाँ साहब से कहा, तो लाइए इतने रुपए दीजिए कि मैं कफन दफन का इंतज़ाम कर लूँ। इसके बाद मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊँगा। मियाँ साहब ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा है? अमीन को यूं महसूस हुआ जैसे उसको किसी ने माँ बहन की गाली दी है। मियाँ साहब, आप मुझे बेईमान समझते हैं। बेईमान आप हैं, इसलिए कि अपने फ़ेलों का बोझ मेरे सर पर डाल रहे हैं। मियाँ साहब मौका शनास थे। उन्होंने समझा कि अमीन बिगड़ गया है। चुनाचे उन्होंने फ़ौरन अपनी चर्ब जवानी से राम करने की कोशिश की, लेकिन अमीन पर कोई असर न हुआ। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि गुस्साल उसकी माँ को आखिरी गुस्ल दे चुके हैं। कफन भी पहनाया जा चुका है। अमीन बहुत मुतहैयर हुआ कि उस पर यह मेहरबानी किसने की है। मियाँ साहब ने, लेकिन वो तो सौदा करना चाहते थे। उसने एक आदमी से जो ताबूत को सजाने के लिए फूल गूंद रहा था पूछा, ये किस आदमी ने इतना एहतिमाम किया है? फूल वाले ने जवाब दिया, हुजूर, आपकी बीवी ने। अमीन चकरा गया। वो अपने शदीद ताज्जुब का मुजाहिरा करता मगर खामोश रहा। फूल वाले से सिर्फ इतना पूछा, कहाँ है वो? फूल वाले ने जवाब दिया, जी अंदर हैं, आपका इंतज़ार कर रही थी। अमीन अंदर गया तो देखा कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की उसकी चारपाई पर बैठी है। अमीन ने इससे पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आई हैं? इस लड़की ने जवाब दिया, मैं आपकी बीवी हूँ। यहाँ क्यों आई हूँ, ये आपका अजीबो गरीब सवाल है। अमीन ने उससे पूछा, मेरी बीवी तो कोई भी नहीं है, बताओ तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मैं मियाँ दीन की बेटी हूँ। उनसे जो आपकी गुफ्तगू हुई मैंने सब सुनी। और अमीन ने कहा, अब और कहने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी अब और कहने की ज़रूरत नहीं, लेखक सादत हसन मंटो। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।